Students, today we are discuss about anti-tuberculosis drug. एंटी-ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ऐसी ड्रग्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में वर्क करती हैं या ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें एंटी-ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो drugs used in treatment of the tuber is called anti-tuber, यानी ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस कॉल्ड एंटी-ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। तो जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको दो श्रेणी में रखा गया है, एक तो प्राइमरी एजेंट और एक सेकेंडरी एजेंट। तो फर्स्ट इज प्राइमरी एजेंट्स, जिसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एजेंट्स यानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो इस श्रेणी में जो ड्रग्स आती हैं उनमें सबसे पहला नाम है आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड। सेकंड इज, पहली आइसोनाइजिड हो गई, दूसरी रेफाम्पिसिलिन। आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, तीसरी इथाम्बुटॉल, चौथी पायराजिनामाइड, और पांचवी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हो गई प्राइमरी एजेंट यानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यानी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कहलाती है प्राइमरी एजेंट वो है फर्स्ट आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटॉल, पायरिजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी एजेंट यानी सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो अब बात करते हैं हम सेकेंडरी एजेंट्स यानी सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है कैप्रियोमाइसिन। फर्स्ट इज कैप्रियोमाइसिन, सेकंड इज साइक्लोसेरिन, थर्ड इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फोर्थ इज रिफाब्यूटिन, फिफ्थ इज कैनामाइसिन, इसके बाद में नेक्स्ट है रिफापेंटिन और नेक्स्ट है इथोनोमाइड। इथोनोमाइड के बाद में थाइसिटाजोन एंड PASA। PASA मतलब पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड और नेक्स्ट है अमीकासिन। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी एजेंट्स ड्रग हैं जो कि सेकेंड लाइन ड्रग में आते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
यानी किस तरीके से एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है वो किस तरीके से बैक्टीरिया पर वर्क करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर किस तरीके से वर्क करती हैं और उसे इनवीट या डिस्ट्रॉय करती हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो है उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसको इनवीट करते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है उनका। तो ये इसको दो श्रेणी में रखा गया है, यानी कुछ तो ऐसी ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिसाइडल एजेंट है और एक बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है। तो सब बैक्टीरियोसाइडल एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनवीट करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी करती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट कहलाती हैं जो कि केवल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनवीट ही करती हैं। तो अब इनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स में जो ड्रग्स शामिल हैं उनमें आइसोनाइजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसमें शामिल है कैनामाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनाइजिड हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैनामाइसिन, रिफाम्पिसिन और पायरिजिनामाइड। एक्शन। अब बात करते हैं हम बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स। जो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स हैं उसमें मेनली आती है इथाम्बुटॉल, जो है वो है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी वो जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का उसको इनवीट करता है। और इसके बाद में आता है थाइसीटाजोन, और इसी ग्रुप में आता है साइक्लोसेरिन, और इसी ग्रुप में और शामिल है PASA। तो इस तरीके से इसको हमने दो ग्रुप में बांटा, एक तो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स और एक बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स। इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये ड्रग्स किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया को किल या इनवीट करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोनाइजिड की। तो आपको ये बता दूं कि आइसोनाइजिड का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1952 में किया गया था। 1952 से इसका प्रयोग किया जा रहा है
एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के रूप में। तो ये किस तरीके से इसका एक्शन होता है, तो ये जो है इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोलिक एसिड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी ये क्या करता है, कॉजिंग, उससे क्या होगा कि डीएनए डैमेज हो जाता है एंड सबसिक्वेंटली डेथ ऑफ द बैसिलस। जब डीएनए का जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोलिक एसिड की, और उसके कारण उसकी बैक्टीरियल सेल बैसिलस की डेथ हो जाती है। इसके बाद में आता है रिफाम्पिसिन। जो रिफाम्पिसिन का प्रयोग है वो किया जा रहा है 1966 से। सबसे पहले इसका प्रयोग 1966 में किया गया था एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के रूप में। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड स्टॉप द बैक्टीरियल डीएनए रीएप्लिकेशन एंड डेथ। ये जो रिफाम्पिसिन है वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है, और जिसके कारण बैक्टीरियल डीएनए की रीएप्लिकेशन रुक जाती है और उसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, इथेम्बुटॉल। तो जो इथेम्बुटॉल है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1966 में, तब से इसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो इथेम्बुटॉल है वो क्या करता है, सेल वॉल का जो सिंथेसिस है उसको स्लो कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पायरेजिनामाइड की। जो पायरेजिनामाइड है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1952। से इसका प्रयोग किया जा रहा है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के रूप में। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, पायरेजिनामाइड जो स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, वो बाय द डिफ्यूजेस इनटू द ग्रेनुलोमा ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस तरीके से जो बात हम कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, अब लास्ट जो बचा है जिसमें जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। Streptomycin is the first drug used in the tuberculosis anti-tuberculosis drug, यानी सबसे पहले जो खोज की गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी 1943 में। द फर्स्ट ड्रग ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के नाम से जो जानी जाती है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और ये बाइंड कर देता है स्मॉल 16S RNA एंड सब यूनिट 30S ऑफ राइबोसोम्स। जो 30S राइबोसोम्स है सब यूनिट, उसको ये क्या करता है, बाइंड कर देता है, जिसके कारण प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है और इसके कारण बैक्टीरियल सेल किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो अपने अलग अलग तरीके से किस तरीके से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उसे किल करते हैं। जिस तरीके से हमने सबकी अलग अलग बात की, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात की, वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और उसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ऐसे रिफाम्पिसिन की बात की थी, वो इनहिबिट करता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को और वो डीएनए को रिप्लेसमेंट को रीएप्लिकेशन को रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से इनका जो मैकेनिज्म जो एक्शन है वो वर्क करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स।
यानी कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं उनके किस तरीके से एडवर्स इफेक्ट हैं, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, वो किस तरीके से बॉडी पर साइड इफेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोनाइजिड की। जो आइसोनाइजिड है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है वो क्या करती है, जो मेंटल डिस्टरबेंस करती है एंड न्यूराइटिस एंड हेपेटाइटिस एंड स्किन रैशेस एंड पेलिग्रा। यानी आइसोनाइजिड से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकता है, स्किन रैश, पेलिग्रा, पेलिग्रा एक स्किन डिजीज है जो कि आइसोनाइजिड के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के कारण हो सकती है, और न्यूराइटिस हो सकता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन की। जो रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है उसकी एडवर्स इफेक्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन, यानी इसके कारण यूरिन का कलर रेड हो जाता है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स, और इसमें जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिस तरीके से फ्लू में सिम्टम्स आते हैं उस तरीके से इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आते हैं। तो सबसे पहला रेड डिस्कलरेशन, of urine, second flu like symptoms, फ्लू लाइक सिम्टम्स रिफाम्पिसिन के एडवर्स इफेक्ट में शामिल है, और इसमें नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, एब्डोमिनल जो सिम्टम्स हैं जैसे कि नोजिया, vomiting and abdominal cramps, तो इस तरीके से रिफाम्पिसिन के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इथाम्बुटॉल। जो इथाम्बुटॉल है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं इसमें आई टॉक्सिसिटी, यानी कि ब्लरिंग एंड रेड ग्लिसरीन कलर ऑफ ब्लेंडरनेस एंड हाइपर यूरिसीमिया, यानी इसमें क्या हो सकता है, आई टॉक्सिसिटी, और हाइपर यूरिनीमिया। अब बात करते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है ओटोटॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग लॉस, इसमें सुनाई देना बंद हो जाता है। किस कारण, तो वर्टिबुलर डैमेज है, वर्टिबुलर जो है डैमेज, उसके कारण क्या होगा, और ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हियरिंग लॉस हो जाएगा, उसे सुनाई देना कम हो जाएगा। एक चीज और इसके बारे में बता दूं स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी, यानी इसमें प्रेगनेंसी में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट प्रयोग नहीं करते हैं। प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है ये ड्रग, इसलिए इसको नहीं देते हैं।
बच्चों पर एडवर्स इफेक्ट, प्रेगनेंसी के दौरान जो माता के जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर एडवर्स इफेक्ट जाता है, इसके कारण इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम एडवर्स इफेक्ट की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, यानी इन ड्रग्स का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का। एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग हैं उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट बाय एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन है 0 to 6 मंथ, यानी जो इसका जो ये जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने तक इसको ट्रीटमेंट चलाया जाता है। 0 से 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है, मंथ। इसके अंतराल, इसमें फर्स्ट 2 मंथ्स यानी कि पहले 2 महीने, फर्स्ट 2 मंथ्स जिन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है वो है आइसोनाइजिड, सेकेंड इज इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनाइजिड, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट 2 मंथ तक इनको दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इनकी डोजेस की। जो आइसोनाइजिड है उसकी जो डोजेस है 5 mg पर केजी बॉडी वेट, 5 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे। जो इसकी पर डे वेट है वो पर केजी 5 mg के अनुसार इसको डोज दी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इथाम्बुटोल। जो इथाम्बुटोल है वो है 25 mg पर केजी पर डे। इसके बाद में हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का है 10 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे। इसके बाद में हम बात करते हैं पायराजिनामाइड। जो पायराजिनामाइड है उसका जो डोजेज है वो 20 mg पर केजी पर डे। और इसके बाद में जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो है 15 mg पर केजी पर डे इंट्रामस्कुलर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 2 मंथ्स जो ड्रग्स दी जाती हैं वो है आइसोनाइजिड, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड जो क्योंकि ये जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ का है, तो नेक्स्ट जो 4 मंथ्स हैं उसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजिड कौन कौन सी नेक्स्ट 4 मंथ के लिए जो है वो 2 ड्रग्स हैं जिनको हम कंटिन्यू रखते हैं। एक तो आइसोनाइजिड और दूसरी रिफाम्पिसिन। इनको 4 मंथ नेक्स्ट 4 मंथ के लिए कंटिन्यू रखा जाता है। आइसोनाइजिड, एंड रिफाम्पिसिन। ये 2 ड्रग हैं, इनको कंटिन्यू 4 मंथ नेक्स्ट 4 मंथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो कि 6 मंथ का होता है वो पूरा होता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट।
लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो 18 to 24 मंथ का होता है। एटीन टू 24 मंथ। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में जो है वो 18 to 24 मंथ तक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। इसके अंदर आइसोनाइजिड, जो आइसोनाइजिड है उसकी जो डोज है 5 mg पर केजी पर डे, 5 mg per kg per day, and second is pyrazinamide। जो pyrazinamide है उसका जो डोज है वो 20 mg per kg per day, एंड इसी में एक और शामिल है ड्रग जिसका नाम है इथामुटोल। तो इसमें जो आइसोनाइजिड है वो 5 mg पर केजी पर डे, तो ये कंटिन्यू चलाते ही हैं। इसके साथ में या तो पायराजिनामाइड 20 mg पर केजी पर डे देंगे, और अगर पायराजिनामाइड नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह हम इथामुटोल भी दे सकते हैं। इथामुटोल की जो डोज है वो है 25 mg पर केजी पर डे, या फिर इसके अलावा यानी कि हम आइसोनाइजाइड के जो आइसोनाइजिड है उसके साथ में हम पायराजिनामाइड चला सकते हैं कंटिन्यू 18 to 24 मंथ, या फिर हम इथामुटोल चला सकते हैं, या फिर हम PASA, जो PASA है यानी पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड जो है उसको चला सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी ड्रग, जो PASA की जो डोज है वो है 150 mg पर केजी पर डे, यानी कि आइसोनाइजिड के साथ में या तो हम पायराजिनामाइड चला सकते हैं, या फिर हम इथामुटोल चला सकते हैं, या हम PASA यानी पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड चला सकते हैं। कोई एक, यानी 2 ड्रग्स इसके ट्रीटमेंट चलता है 18 to 24 मंथ। तो ये बात हो गई थी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट की और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का जो ट्रीटमेंट जब हम देते हैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में, तो उसमें ड्रग इंटरेक्शंस, यानी कुछ ड्रग है ऐसी जिनका ड्रग इंटरेक्शंस, जो ड्रग के साथ इंटरेक्शंस करता है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स इनको आपस में जो उस ड्रग में व्यवधान उत्पन्न करती है, उसमें आइसोनाइजिड इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन। जो आइसोनाइजिड ड्रग है वो इनहिबिट कर देती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन। यानी कि अगर आइसोनाइजिड को हम फेनिटोइन के साथ में देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये आइसोनाइजिड क्या करेगी, फेनिटोइन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट कर देगी। और दूसरा, यूज ऑफ एंटासिड, अगर हम आइसोनाइजाइड के साथ में एंटासिड का यूज करते हैं, तो अगर हम आइसोनाइजाइड के साथ में एंटासिड का यूज करेंगे तो एंटासिड के इफेक्ट के कारण आइसोनाइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाता है।
इसलिए कभी भी आइसोनाइजाइड के साथ में एंटासिड का प्रयोग नहीं करते हैं, और आइसोनाइजाइड के साथ में फेनिटोइन, या अगर किसी पेशेंट को फेनिटोइन चल रहा है तो उसको साथ में आइसोनाइजाइड नहीं देते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जिस पेशेंट को चल रहा हो उसको विशेष रूप से ये बताते हैं कि वो एल्कोहल के साथ में इन ड्रग्स का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि एल्कोहल के साथ में इन ड्रग्स का प्रयोग करने से रिस्क ऑफ हाइपोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने बात की थी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। थैंक यू।